जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं एक गोयला क्लासेस की तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है कि कुछ टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएं और जैसे कि अगर आप उस टॉपिक से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं और जिन लोगों ने मे बी वो टॉपिक नहीं देखा है तो उसे क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं, राइट। उसको तो आइए देखते हैं। सबसे पहला एक जो प्रश्न है आज का, ये देखिए एक प्रश्न आपका बनता है कि भारत में लिथियम जमा की खोज से देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास पर काफी प्रभाव पड़ सकता है, परीक्षण करना या करें, ठीक है। और 250 शब्द जैसे द फाइंडिंग ऑफ द लिथियम डिपॉजिट्स इन इंडिया में हैव सब्सटेंशियल इफेक्ट्स ऑन द नेशंस एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जामाइन, इसको आपने एग्जामाइन करना है। देखिए आप जानते ही हैं इंट्रो होता है, बॉडी होती है, फिर आपने एक क्रिटिकली एग्जामाइन करना होता है, राइट। तो आइए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप पूछा है, देखिए लिथियम डिपॉजिट, लिथियम से क्या होगा, एक अगर सब कुछ ठीक हो जाता है जैसा सोचा है, ठीक है, इसका अगर इस्तेमाल सही तरीके से हो जाता है तो भारत की जो एक डिमांड होती है ऊर्जा की, एनर्जी की, जो ज़्यादातर भारत आयात करवाता है, आयात से मेरा तात्पर्य है इंपोर्ट करवाता है। और आप जानते ही हैं कि अगर मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात और आयात की बात करूं और उसको समझूं तो निर्यात का क्या मतलब है, निर्यात का मतलब है पैसा आना और आयात का मतलब है पैसा जाना, ठीक है। तो देखिए भारत कहीं ना कहीं जो ऊर्जा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पैसा बाहर भेजता है, राइट, जो कि अच्छी बात नहीं है। आइए देखते हैं। अब ये बात तो हमने कर दी है, अब इससे ऐसे क्वेश्चंस पे आप सबसे पहले जो भारत की समस्या है वो हम देखते हैं, और जो समस्या है वो आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपका कुछ डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये एक ऑथेंटिक डेटा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो सोर्स है वो द हिंदू है, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि जो वित्त वर्ष 2023 में भारत का जो ऊर्जा का आयात में लगभग 43.6% की वृद्धि होने के अनुमान है, ठीक है। इस वर्ष का जो अनुमान लगाया है उसमें यह लगाया है कि जितना भी हम आयात करते हैं ऊर्जा का, ठीक है, उसमें जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 43.6%। तो आप समझ सकते हैं मैंने क्या बोला है, इसको मैं से भी समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा पैसा हमारा बाहर भी जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हमारे फॉरेक्स पे क्या होता है, लोड आता है, राइट। तो आगे देखते हैं। तो आगे लिखा है कि जो कोयला हो गया, कोक हो गया। अच्छा, कोयला और कोक में क्या डिफरेंस होता है? कोयला में अगर मैं एक तुलना करूं कोक से, तो कोक में जो कार्बन कंटेंट होता है वो कोयले के मुकाबले काफी कम होता है, ठीक है। एक ये तुलना है, बाकी भी है इसमें, एक में साधारण सा मैंने इसका जो अंतर है वो बता दिया है कोयला और कोक में, राइट। तो कोयला को कच्चा तेल, एलएनजी और एलपीजी सहित ऊर्जा आयात भारत के व्यापारिक आयात बिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लगभग 36.6% है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया है कि जितना भी हम आयात करते हैं, भारत जितना भी आयात करता है उसका लगभग 36.6%, ये जो आपका जो मैंने आपको बताया है कोयला को कच्चा तेल, एलएनजी, एलपीजी, यही इतना भाग रखता है, ठीक है। यानी कि ऊर्जा का जो भाग है भारत जितना भी आयात करता है वो कितना है, 36.6%। और अगर केवल ऊर्जा की बात की जाए, ऊर्जा को कितनी वृद्धि होने का अनुमान है इस वित्तीय वर्ष में, 43.6%, राइट। ये आप अपने मेंस में कोट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक समस्या है या नहीं, राइट, क्योंकि भारत अगर आर्थिक आधार पर मजबूत बनना चाहता है तो ये कहीं ना कहीं एक रुकावट या बाधा का कार्य करेगा। आगे देखते हैं। भारत में ऊर्जा संकट से जो निपटना है वो कैसे निपटा जाए, ठीक है। अच्छा, जो पहले हम वो देख लेंगे कि जो अगर यही स्थिति रही जिस हिसाब से, ये देखिए वित्तीय वर्ष जो इस बार का जो वित्तीय वर्ष है उसके हिसाब से अगर ये 43.6 की वृद्धि हो रही है तो यही अगर लगातार चलता रहा यानी कि 2026 तक चलता रहा तो ये लगभग कितना चला जाएगा, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो आप इमेजिन करिए 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर हमें पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति चल रही है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा कितना नुकसान हो सकता है। एक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा जाएगी, राइट। आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं ऊर्जा स्रोतों की कीमत में वृद्धि के पीछे क्या कारण है, ठीक है। जैसे कि एक दाम बढ़ जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। जैसे कोयले के दाम बढ़ गए, एलपीजी के दाम बढ़ गए, इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने आपके समक्ष रखे हैं, तो आपने वो पॉइंट एक बार क्विक रिवीजन कर लेना है। जैसे सबसे पहला है
कि डिसरप्शन ऑफ ऑयल सप्लाई चेन्स, यानी कि इनका कहीं ना कहीं विघटन हो रहा है। ठीक है, जैसे कैसे, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे जो युद्ध छेड़ा है और जो युद्ध चलता है उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ऑयल सप्लायर्स होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है एक कीमतों में, क्योंकि कीमत बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं भी ऑयल दे रहा हूँ, कोई और है वो भी ऑयल दे रहा है, परंतु अब वो ऑयल नहीं दे रहा है, तो मुझे पता चल गया वो ऑयल नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कीमत बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपने मुझसे ही ऑयल खरीदना है। ठीक है, तो ये एक पहला है। दूसरा देखते हैं, वीकनिंग ऑफ द यूएस सऊदी अरेबिया 1970s डील। देखिए, एक यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच 1970 के दशक में एक समझौता हुआ था। समझौता क्या था कि यूएस अपनी जो उसके जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो सऊदी अरेबिया से ही लेगा, और बदले में जो सऊदी अरेबिया को माफ कीजिएगा, अमेरिका क्या देगा, एक सुरक्षा देगा। ठीक है, तो ये एक आपसी समझौता था, किसका, अमेरिका और सऊदी अरेबिया का। परंतु हाल ही में हमें दिख रहा है कि जो अमेरिका है वो कोशिश कर रहा है कि जो ये कच्चा तेल से संबंधित जो भी वो व्यापार करता है सऊदी अरेबिया से, यानी कि निर्भर रहता है सऊदी अरेबिया में, अब वो कोशिश कर रहा है, यूएसए कोशिश कर रहा है कि वो स्वतंत्र रहे इसमें। तो ये भी एक कारण बन जाता है दामों का बढ़ने में, राइट। आगे देखेंगे, हाई इन्फ्लेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। अब आप जानते ही हैं कि अगर युद्ध एक जगह छिड़ता है तो जो अन्य देश हैं, ठीक है, यानी कि खासकर यूरोपियन देश की अगर मैं बात बोलूं, क्योंकि मैं जो युद्ध की बात कर रहा हूं वो रशिया और यूक्रेन की कर रहा हूं, तो जो संबंधित जितने भी देश हैं वहां पर हमें दिखता है कि जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ जाती है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। तो अगर इन्फ्लेशन किसी ऐसे देश में है जहां बढ़ चुका है, तो ऑब्वियसली वो अगर अपना कोई भी कच्चा तेल जो है वो निर्यात करेगा, तो अपना मुद्रास्फीति को आधार बनाकर करेगा, तो ऑटोमेटिकली जिस देश में ये कच्चा तेल आयात हो रहा है तो वो देश को वो महंगा ही पड़ेगा, यानी कि अर्थात भारत की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, यूएस एफर्ट टू क्रिएट अल्टरनेटिव सप्लाई चेन एक्सक्लूडिंग चाइना, यानी कि यूएस क्या कर रहा है कि एक मल्टीलेटरल मतलब जहां पर दो से ज्यादा देश मिलकर काम करते हैं, वहां पर इस तरह के संस्थान बना रहा है, और यहाँ पर ज्यादातर वो जो ऊर्जा से संबंधित ऐसे संस्थान या संगठन गठित कर रहा है, और चाइना को बाहर रखना है। ठीक है, अब चाइना को बाहर रखना ये बहुत कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक वैश्विक स्तर पे गलत है, क्योंकि इसकी वजह से भी जो कहीं ना कहीं जो मूल्य होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, राइट। देखिए, मैं पूरी डिटेल तो आपको नहीं दे सकता हूँ, जितना भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ आपने अपने लेवल पर रिसर्च कर लेनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ऑथेंटिक है, राइट, ये आपने देख लेना है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं भारत में ऊर्जा संकट से निपटने में चुनौतियां, क्योंकि पहले हमने देखा कि क्या क्या कारण थे जिसके कारण जो हमारा ये ऊर्जा के जो जितने भी ऊर्जा संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कोयला है, कोक है, ठीक है, एलपीजी है, तो इस तरह से इनके मूल्य कैसे बढ़ जाते हैं वो हमने देखा। अब हम देखेंगे भारत की क्या स्थिति है। ठीक है, भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं कि भारत की मांग इतनी ज्यादा रहती है, राइट, इस तरह से। तो सबसे पहले हम देखेंगे, भारत के पास सबसे पहले तो सीमित ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, भारत के पास सीमित ही रहते हैं, इसलिए आपको दिखता है, पिक्चर देखिए, पिक्चर में मैं आपको सोलर पैनल दिखा रहा हूँ, सोलर पैनल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत इसीलिए अब कोशिश कर रहा है कि वो अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में जाए। ठीक है, और रिन्यूएबल मतलब जो जैसे सूर्य होता है, हवाएं होती हैं, इसके द्वारा जो एक काइनेटिक मोशन बनता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी बना के उसका इस्तेमाल किया जाए, ऊर्जा उससे उत्पन्न की जाए। ठीक है, कारण यही है क्योंकि भारत की क्या है, लिमिटेड, यानी कि एक सीमित स्रोत है। आगे देखते हैं, भारत के पास जो इन्वेस्टमेंट का जो पोटेंशियल है वो इनएडुकेट है, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है, ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, अपर्याप्त है। ठीक है, निवेश अपर्याप्त है। देखिए, काफी कारण है, भारत की एक मानसिकता भी ऐसी कि जैसे भारत के लोग हैं वो सोने में ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, सोना मतलब जो ऑर्नामेंट है उसमें ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, परंतु वो जैसे जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, उसके शेयर्स नहीं खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी भी भारत के काफी लोग हैं जिनको शेयर्स क्या होता है ये नहीं पता होता, राइट। तो ये भी कारण रहता है कि अपर्याप्त निवेश है भारत में। राजनीतिक और नियामक बाधाएं हैं, यानी कि पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी बैरियर्स हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जानते ही हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक मंत्रालय होता है, वो मंत्रालय में अलग अलग विभाग होते हैं। ठीक है, तो एक विभाग के पास मानते हैं कि ऊर्जा से संबंधित लाइसेंस का मुद्दा है, और मानते हैं अन्य मंत्रालय के कुछ अन्य विभाग के पास इसी ऊर्जा से संबंधित कुछ और मुद्दा है। तो होता क्या है, कभी कभी हमें दिखता है इसमें आपसी मतभेद के कारण कभी कभी हमें दिखता है कि विभागों में आपसी मतभेद होता है।
ठीक है, वर्चस्व की लड़ाई होती है। तो इस कारण क्या होता है कि ना ही लाइसेंस प्रॉपर मिल पाता है, ना ही सहयोग मिल पाता है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो इस क्षेत्र में घुसना चाहते हैं, तो थक हार कर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ये भी इसकी ये बाधाएं उत्पन्न करता है। और जलवायु परिवर्तन, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप जानते हैं जैसे एसडीजी गोल होते हैं, इस तरह के जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो एक एक नियम तय कर देता है और एक आपको लक्ष्य दे देता है, उस हिसाब से अगर भारत की स्थिति देखें तो भारत सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको एमिट करता है, मतलब उसे लाता है पर्यावरण में। ठीक है, कौन? भारत। तो भारत के ऊपर ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की काफी नजर रहती है। ठीक है, तो भारत इसीलिए भी कुछ कर नहीं पाता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं जो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर चुनौती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कुछ चुनौतियां दिखा देनी है और इसका निवारण भी दे देना है। तो कुछ पहलू मैंने आपको दिखा दिया, राइट। अब हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले इसको याद रखिएगा, जो लिथियम के हमें जो 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 भंडार मिले हैं, ठीक है, तो उसका कैसे इस्तेमाल भारत कर सकता है, क्योंकि भारत को एक नया स्रोत मिल जाएगा जिससे कि अगर वो सब कुछ सही तरीके से सफल हो जाता है तो भारत का जो आयात का जो 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 प्रतिशत बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं कम होगा। और मैंने बताया कि वो देश के लिए एक आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित होगा, राइट। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। वी एडॉप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज अवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। यानी कि आप जानते हैं कि जब भारत का जब संविधान बन रहा था तो उसमें एक प्रश्न उठा था कि हमने लोकतंत्र तो अपनाना ही है, ये तो तय था, परंतु लोकतंत्र कैसा, क्योंकि उस समय जो लोकतंत्र था वो दो में विभाजित था। ठीक है, जिसको हम एक कहते हैं संसदीय प्रणाली वाला और एक राष्ट्रपति प्रणाली वाला, जिसे हम आज वर्तमान में यूएसए में देखते हैं, जहां पर हमें राष्ट्रपति का जो तंत्र है वो दिखाई देता है, जिसे हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। और एक हमें यूके में दिखता है। ठीक है, यूके में हमें दिखता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो भारत ने कौन सा अपनाया? हालांकि आप जानते हैं जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उन्होंने काफी कहा कि भारत ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाना चाहिए, परंतु वहीं पर हमारे बाबा साहब, आप जानते ही हैं, उन्होंने कहा था नहीं, बात जिम्मेदारी की ज्यादा है, क्योंकि जिम्मेदार सरकार हमें चाहिए और जिम्मेदारी ज्यादा हमें कहाँ दिखती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में दिखती है। इसीलिए भारत ने, ठीक है, कौन सा अपनाया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि यूके का अपनाया है। अब प्रश्न है यहाँ पर, क्या वो पूरा कॉपी है? नहीं जी, कॉपी नहीं है, ये यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, ऐसा प्रश्न आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर याद रखिएगा कि जो पार्लियामेंट में क्या, माफ कीजिएगा, वहां ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो सोवरन है, यानी कि पार्लियामेंट क्या है? संप्रभु है। वो संप्रभु को मैं आसान शब्दों में कह सकता हूँ, जहां पर स्वतंत्रता 100% होती है उसे हम संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, इसीलिए जो 100% स्वतंत्रता होती है वो कभी लोगों को नहीं दी जाती है, वो हमेशा राज्यों को दी जाती है। ठीक है, इसीलिए हम 100% स्वतंत्रता को कहते हैं संप्रभुता। इसीलिए अगर मैं संप्रभुता की बात करूं तो जो यूके है वहां की संसद जो है वो संप्रभु है। अब भारत में क्या हमारी संसद संप्रभु है? देखिए कहीं पर हमें दिखता है परंतु कहीं पर नहीं दिखता है। कहां पर दिखता है? कि हमारी जो संसद है भारत की, उसके पास अनुच्छेद 368 है, उसके द्वारा वो संविधान में परिवर्तन कर सकती है, राइट। तो इस हिसाब से हमें दिखता है कि भारत में जो संसद है वो संप्रभु है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर मैं केशवानंद भारती केस देखूं जो 1973 का है, या उससे पहले भी मैं अनुच्छेद 13 को देखूं, तो अनुच्छेद 13 भी तो बताता है कौन सा कानून सही है या कौन सा कानून सही नहीं है। ये कौन तय करेगा? न्यायपालिका, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से कहा था, परंतु यही बात प्रत्यक्ष रूप से हमें केशवानंद भारती केस से पता चलती है, राइट। तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर संसद कुछ भी परिवर्तन करेगी, परंतु वो परिवर्तन जो मूल ढांचा है उसके विरुद्ध नहीं कर सकती। अर्थात हमें आप क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि हमारे वहां जो संसद है वो एकदम संप्रभु नहीं है, हमारे वहां जो संप्रभु है वो है संविधान। ठीक है, तो ये एक अंतर है जो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये हिंदी में भी मैंने दिखा रखा है आपको यहाँ पर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यायिक प्रणाली में उभरती प्रौद्योगिकी के प्रभावी अनुप्रयोग में बाधा डालने वाली मुख्य चुनौतियां क्या हैं, और न्याय प्रणाली की दक्षता और निष्पक्षता से सुधार के लिए इन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। व्हाट आर द मेन चैलेंजेस हिंडरिंग द इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द जुडिशियल सिस्टम एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस्ड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड फेयरनेस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। देखिए
ये प्रश्न आपने देखा होगा, काफी 5-6 लाइन का प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न क्या होता है, कितनी बार देखा जाता है, एक व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी हम प्रश्न ही नहीं समझ पाते जब 5-6 लाइन का प्रश्न आ जाता है। तो उसमें एक हमें टेक्निक अपनानी होती है कि प्रश्न को तोड़ दीजिए और कीवर्ड पकड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें जुडिशियल सिस्टम दिया है, यानी कि न्यायपालिका दिया है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, किसी न्यायपालिका से, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर तकनीक की बात की गई है, ये देखिए। तो हमें यहाँ से जब हमने इसे तोड़ लिया है तब हमें कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड होता है वो पकड़ लेता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। फिर एक बार और रीडिंग करनी होती है, ठीक है। फिर हमें यहाँ से ये पता चल रहा है, ये बात कर रहा है जैसे कि तकनीक का जिस तरह से विस्तार होता जा रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस होती जा रही है, क्या हम उसका इस्तेमाल न्यायपालिका में भी कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो न्यायपालिका में अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस तकनीक का, तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि न्यायपालिका क्या है, काफी संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि वो न्याय देता है, तो वहां पर काफी कॉन्फिडेंशियल आपके डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब देखते हैं इसको हम कैसे फिट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि दुनिया में पिछले 2 दशकों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। इस तरह से शुरुआत करेंगे कि डिजिटल ने क्या क्या किया है, हर क्षेत्र में, दुनिया के हर क्षेत्र में परिवर्तन किया है, राइट। और उसको फिर हम सीधे जोड़ेंगे कि इस संदर्भ में न्यायपालिका एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए बड़ी भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण क्षमता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो ये तकनीक बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये जो प्रौद्योगिकीकरण होता जा रहा है, वो न्यायपालिका से कैसे जोड़ सकते हैं, अब हम देखते हैं, ठीक है। न्यायपालिका में भी ये काफी फायदा पहुंचा सकता है, राइट। तो यहाँ पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, सबके सामने लैपटॉप लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो पहले से क्या होता था, आपको फाइल्स दिखती थी, अब सबके सामने लैपटॉप आपको देख रहे हैं। तो ये भी तो क्या है, डिजिटलाइजेशन है या नहीं है, ठीक है, आधुनिकीकरण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ये उभरती, ठीक है, जो ये प्रौद्योगिकियां हैं, न्यायिक प्रणाली को कैसे बदल सकती है। तो सबसे पहले है डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, ठीक है, कि जो अदालती कार्रवाइयां होती हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, उसका जितना भी उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसको हम किस फॉर्म में ला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। यानी कि उसका क्या कर सकते हैं हम, डिजिटलाइजेशन, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। तो इससे क्या है, जो पेपर वर्क है वो रुक जाएगा, अननेसेसरी पेपर्स का वेस्ट नहीं होगा, राइट। ये हम कर सकते हैं, ये इससे फायदा होगा। यूज ऑफ एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जैसे आपका बायोमेट्रिक होता है, आपकी जो प्रेजेंस होती है, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। जो एआई के माध्यम से जो एफिशिएंसी है जो काम की, उसको बढ़ाया जा सकता है, राइट। और जो देखिए इसी उपलक्ष्य में हमें भारत में क्या दिखता है, भारत में हमें 2 एप्लीकेशंस दिखती है, एक है सुवास और दूसरी है आपकी SUPACE। ये भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना रखी है, ये आप अपने उसमें मेंशन कर सकते हैं, उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से हमें दिखता है कि जो न्यायपालिका है उसमें कहीं ना कहीं जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया गया है, राइट। आगे हम देखते हैं। अब देखिए इसमें और क्या क्या है, और क्या क्या फायदा हमें मिलते हैं कि जो केस को फाइल किया जाता है, अब उसको फाइल करने का एक तरीका है कि आप अपने घर बैठे बैठे फाइल कर सकते हैं केस को। जैसे आजकल आपकी EFIR भी होती है, जैसे अगर आप FIR करने चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको घर बैठे बैठे FIR कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे कि आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान इसकी पहल हुई थी। तो जो वकील थे वो अपने घर पे ही रहते थे, और जो मुख्य न्यायाधीश होते थे वो भी अपने घर पे बैठे रहते थे, और उसका कहीं ना कहीं जो भी उस केस से संबंधित लोग हैं वो घर बैठे बैठे उसकी हियरिंग देखते थे, ठीक है। तो ये भी फायदा रहता था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता था, जो भी फैसला दिया जाता था, राइट। तो ये देखिए ये सब कैसे हो पा रहा है, ये हो पा रहा है तकनीक के कारण, ठीक है। आगे देखेंगे। अब हमने देखा, जैसे हम कहते हैं हमेशा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस। तो जब भी आप कभी भी आपसे इस तरह के प्रश्न होते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ये कोई तकनीक है या कोई नया विषय है, उसको अगर भारत को अपनाना है तो उसकी एक अच्छी बातें भी आपने लिखनी है, परंतु ये बात याद रखिएगा, एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस, तो आपने उसका कुछ नेगेटिव भी लिखना है। तो देखिए इसमें चैलेंजेस, चुनौती क्या क्या है। सबसे पहले डाटा सिक्योरिटी। देखिए मैंने क्या कहा, अगर मानते हैं मेरे ऊपर कोई केस है तो मेरी एक एक डेटा कोर्ट के पास जाएगा, मेरा बायोमेट्रिक तक कोर्ट के पास जाएगा, मेरे फिंगरप्रिंट तक कोर्ट के पास जाएगी, राइट। अगर वो डेटा मिसयूज हो जाए, किसी और के पास चले जाए, किसी और देश के पास चले जाए, आप इमेजिन करिए कितना घातक हो सकता है। तो सबसे पहली चुनौती है कि डाटा सिक्योरिटी, उसको कैसे सिक्योर रखा जाए, ठीक है। दूसरा बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए कोई भी जो प्रोग्रामिंग होती है, जैसे मैंने AI बोला, वो डिपेंड करती है एल्गोरिदम में, सारा गेम होता है एल्गोरिदम का। आप सोचिए कोई एल्गोरिदम में माल प्रैक्टिस कर दे तो एल्गोरिदम गलत हो जाएगी, तो हो सकता है
वो क्या कर सकती है, जो जजमेंट है या कुछ भी है वो गलत दे सकती है। जैसे इसका एक मूवी है, जो रजनीकांत की मूवी है रोबोट, आपने देखी होगी, तो उसमें आपने देखा किस तरह से जो डैनी होता है वो रजनीकांत पे क्या करता है, माल प्रैक्टिस कर देता है, क्योंकि वो तो रोबोट होता है। फिर आपने देखा जो रोबोट बनाया था मानव की रक्षा के लिए, वही रोबोट क्या बन जाता है, मानव के लिए खतरा बन जाता है। ठीक है, तो ये बात है इसमें, राइट। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब कभी कभी क्या है कि जो हमारे लोग होते हैं, जो न्यायपालिका में जितना भी स्टाफ है, आपको पता है वो इतना कैपेबल नहीं होता, इतना फैमिलियर नहीं होता। देखिए, उसको तो लॉ का ज्ञान है, उसने इंजीनियरिंग थोड़ा कर रखी है, उसने लॉ पढ़ रखा है, तो ये भी एक चुनौती है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइवेसी कंसर्न। ठीक है, तो प्राइवेसी कंसर्न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जैसे कि बायोमेट्रिक आपका होता है, जो प्रेजेंस होती है बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक मतलब क्या है, आप अपना थंब इंप्रेशन देते हैं, और थंब इंप्रेशन मतलब आपकी कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसमें। ठीक है, थंब प्रिंट होता है, और उसका इस्तेमाल, आपके वो फिंगरप्रिंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी हथियार में उसे कोट कर दिया जाएगा। तो आपको पता ही है कानून कैसे काम करता है, कानून काम करता है साक्ष्य के आधार पर। तो अगर किसी हथियार में आपके फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं और उस हथियार से किसी की हत्या की गई है, तो आप सोचिए आपके साथ क्या होगा। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, ठीक है, ये चुनौतियां आपने लिखनी है और इसका निवारण भी आपने लिखना है। ठीक है, निवारण में यहाँ नहीं दूंगा क्योंकि हमको ऐसी पर्टिकुलर क्लास नहीं पढ़ना है, बस आपको एक तजुर्बा दे रहे हैं। तो इस तरह से आज देखा होगा आपने, मैंने ये 3 प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिसे लगता है कि ये कुछ आ सकता है। अब आइए देखते हैं, वो तो कल तो आपका मीन्स है ही, कल और परसों में पता चल जाएगा क्या ये प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं, राइट। तो आइए आगे देखते हैं कि आपको पता ही है गोयला क्लासेस ने 2024 के लिए पूरा कोर्स तैयार कर दिया है, राइट। बहुत जल्द इसकी लॉन्चिंग है, और इसमें इस बार गोयला क्लासेस की तरफ से आपको ऑप्शनल भी दिया जाएगा, राइट। तो ऑप्शनल आप देख रहे होंगे, पॉलिटी ऑप्शनल 24,999, हिस्ट्री ऑप्शनल 24,999, ज्योग्राफी ऑप्शनल 24,999, और इसमें एक और ऑप्शनल है जिसे हम इकोनॉमिक्स का भी ऑप्शनल आपको मिलेगा, राइट। और यहाँ पर आप देखिए, अगर आप केवल जीएस सेक्शन पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी आपका सिलेबस है, अगर मैं ऑप्शनल को हटा दूं तो वो भी आपको पड़ेगा मात्र 24,999, राइट। और अगर आपको पूरा जीएस कोर्स चाहिए, फाउंडेशन कोर्स चाहिए, प्लस आपको ऑप्शनल चाहिए, तो मात्र आपको 39,999 का पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल वर्तमान में हमारे पास अभी 4 ऑप्शनल अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पॉलिटिकल साइंस अवेलेबल है, ज्योग्राफी अवेलेबल है, हिस्ट्री अवेलेबल है, और आपका इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, राइट। तो मात्र आपको कितने का पड़ेगा, 39,999, यानी कि कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाएगी, राइट। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि ऑप्शनल के लिए आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं, परंतु गोयला क्लासेस में आपको ऑप्शनल भी पढ़ाया जाएगा और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल अपने में ही काफी रोचक विषय होते हैं, क्योंकि इसको बहुत डीप स्टडी करना पड़ता है, राइट। और ये कुछ हमारे रिजल्ट हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप प्रयास करते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, तो अगला फोटो आपका होगा, राइट। ये आप देख सकते हैं, राइट। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम जो भी हम कंटेंट क्रिएट करते हैं वो इसमें शेयर किया जाता है, और जो भी आप में से जो भी लोग इसको लॉगिन करते हैं उन तक ये कंटेंट पहुंचता है और आपकी तैयारी बेहतर होती है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कल आपका जो पेपर है, मैं तहे दिल से गोयला क्लासेस की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी तरह पेपर दीजिए, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, राइट, और अपना भविष्य बहुत बेहतर बनाना है, राइट। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।